जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं बिहार बोर्ड की 6 क्लास की SCERT की जो बुक आपको देखने को मिलेगी, तो उसका जो कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेसन नंबर 3 कहें या अध्याय नंबर 3, जो कि आपको देखने को मिला है तंतु से उपस्थक। इससे पहले जो कि हमने 2 वीडियो के माध्यम से लेसन 1 यानी अध्याय 1 अध्याय 2 को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, आपने देखा होगा। हमने एक एक चीज़ें बारीक से बारीक चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ SCERT के क्वेश्चन या बात करें तो जो TRE एग्जामों में पूछे गए हैं तो उनको भी डिस्कशन किए थे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की अगर बात करें तो TRE 2 में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जो कि इसी चैप्टर से लिया गया था। TRE 2 का एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जो पेपर TRE PRT का पेपर है, तो PRT के पेपर का 46वां क्वेश्चन यानी सेट 3 में देख लीजिए 46वां क्वेश्चन, जो कि यहीं से पूछा गया था कि सुनहरा रेशा किससे कौन सा है, रेशम है, पटसन है, या फिर बात करें क्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग आज काफ़ी डिटेल में यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन की। तो फ्रेंड्स, जो देखने को आपको मिल रहा है कि तंतु से वस्तक, तो सबसे पहले अगर बात करें एक पदार्थ यानी वस्त्रों का निर्माण कैसा होता है, इसी चीज़ को इस चीज़ में दिखाया गया है। तो बात करें कि किसी भी वस्त्र का निर्माण जो कि आपको एक पदार्थ होता है, कच्चा पदार्थ, यानी कच्चा पदार्थ से जो पहला बनता है वो तंतु बनता है, तंतु से फिर धागा बनता है, धागा से आपको देखने को मिलेगा जो कि वस्त्र का निर्माण होता है। तो कोशिश करिएगा इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा कि कच्चा पदार्थ से तंतु बनता है, तंतु से धागा बनता है, धागा से ही वस्त्र का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को इस चीज़ में ही पूरे लेसन में दिखाया गया है। अगर बात करें फ्रेंड्स हम लोग तो कि तंतु होते क्या हैं, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि तंतु होते क्या हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि तंतु किसे कहते हैं। तो धागे की पतली पतली लड़ियाँ, जो कई सारी लड़ियाँ मिलकर के एक तंतु का निर्माण करती है, तो उसे हम तंतु कहते हैं। यानी धागे की पतली पतली लड़ियाँ मिलकर के एक तंतु का निर्माण करती हैं, जिसे हम तो क्या कहते हैं, एक लड़ी, यानी बहुत सारी पतली पतली लड़ियाँ एक तंतु का निर्माण करती हैं। अगर बात करें बहुत सारे जो तंतु मिलकर के एक धागा बनाते हैं, तो इस चीज़ को कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स कि कुछ वस्त्र जो आपको देखने को मिलते हैं सूती के होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, कुछ जूट की, कुछ ऊन, यानी वस्त्रों के बारे में बता रहा है कि कुछ वस्त्र आपको देखने को मिलेंगे सूती वस्त्र, कुछ रेशमी, कुछ जूट, कुछ ऊनी वस्त्र, जिन्हें जंतुओं से, पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे वस्त्र जिन्हें पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। अगर बात करें तंतु के बारे में तो आप जैसे कि धागे की पतली पतली लड़ियाँ तंतु कहलाती है। तंतु के प्रकार के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु। 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु जीव जंतु और पौधों से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित तंतु जो कि लैब या प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आप प्राकृतिक तंतु, ऐसे जो कुछ वस्त्र जो कि तंतु पौधों जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। कौन कौन से? सूती, रेशम, जूट, ऊनी हो गया। वहीं सूत, कपास, रेशमी, जूट, सूत, कपास रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। आपसे यही पूछ लेता है कि ऊन किससे प्राप्त होता है, तो भेड़ से और बकरी से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कई बार SCERT का पैटर्न है कि पश्मीना टाइप की जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम पूछता है, तो बकरी से प्राप्त होती है। बात करें बकरी किस प्रकार की बकरी, तो लद्दाख में एक चांग थाई बकरी पाई जाती है, जिससे क्या तैयार होता है, तो उससे ही से ही पश्मीना ऊन तैयार हो जाता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। किस राज्य में है, तो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी कि एक चांगथाई या चांगपा नाम की जो बकरी है उसी की से ही पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम कुछ और ऊनों से संबंधित फैक्ट के बारे में, तो आपसे पूछता है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो अंगोरा ऊन की अगर बात करें तो खरगोश से प्राप्त की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है यहाँ से। तो इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उन चीज़ों को
बारीकी से लेकर हम सारी चीज़ों को चलेंगे। तो कोशिश करते चलिएगा, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। तो सूत किससे मिलता है? कपास से मिलता है। रेशमी सूत रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ और बकरियों से प्राप्त होता है। इस चीज़ को हमने डिस्कशन कर लिया। कुछ केले के पत्ते एवं तने बाँस से भी तंतु भी बनते हैं। तो यानी ऐसे तंतु जो प्लांट्स तथा जंतुओं से मिलते हैं प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो कि कई वर्षों के बाद लैब में या फिर कहीं बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, मानव तंतु कौन कौन से आते हैं? तो आपसे यही पूछ सकता है कि मानव निर्मित तंतु कौन से हैं। तो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिक। एक्रिक, नायलॉन और पॉलिस्टर ये कौन से हैं? तो मानव निर्मित तंतु हैं। तो यही आपसे पूछेगा कि मानव निर्मित तंतु। अभी आगे आप हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अब वहाँ समझ में आएगा चीज़ें। तो पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर, साथ ही साथ कौन सा होगा? तो नायलॉन। नायलॉन अगर बात करें तो एक्रिक, एक्रिलिक, ये भी एक क्या है? तो ये सारे जो कि आपको मानव निर्मित बात करें तो तंतु है। तो इन चीज़ों को नोट करिएगा। अगर रुई की बात करें तो रुई जनरली हमको कपास से प्राप्त होती है। कपास, कपास किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है ये भी पूछता है कई बार एग्जामों में। तो अगर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में। अब काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो सर्वाधिक कपास किस राज्य में होता है? तो अगर सर्वाधिक कपास की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में आपको देखने को मिलता है। काली मिट्टी के परसेंटेज की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो काली मिट्टी लगभग 13% भूभाग पर पाई जाती है। भारत के भूभाग पर 13% भूभाग पर मिट्टी, ये काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य किस में अग्रणी है? कपास के उत्पादन में अग्रणी है। ये चीज़ भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये चीज़ें यहीं दिखाया गया है। साथ ही साथ ये चीज़ें बताई थी कि मिट्टी, काली मिट्टी तथा गर्म जलवायु में कपास पैदा होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो कपास होता है वो काली मिट्टी में होता है। किस राज्य में? तो इस चीज़ को यहाँ से बताया है कि कपास किस राज्य में ये सर्वाधिक होता है। तो हमने बता दिया कि महाराष्ट्र राज्य में ही होता है। वहीं आप देखते होंगे प्लांट्स, आप देख लीजिए जो कि कपास का होगा तो कपास के प्लांट में छोटे छोटे जो कि आपको देखने को मिलता है सफ़ेद सफ़ेद आकृति देखने को मिलती है, जिसको कपास का गोलक कहते हैं। यानी छोटी छोटी रुई के गोलक रूप में दिखाई देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कपास के गोलक कहते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। अब कपास के बिनौले से रुई को अलग करने की प्रक्रिया कपास का ओटना कहलाता है। तो इस चीज़ को यहाँ से बताया गया है कि कपास को बिनौले से अलग करना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास का ओटना कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कपास का ओटना। आगे क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि पहले शुरुआत में समझ में नहीं आता कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सिर्फ पॉइंट लिखते जाइएगा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा हम सारी चीज़ें बताते जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर क्रिस्टल होती जाए चीज़ें कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो कपास की ओटना, कपास के बिनौले से कपास रुई को अलग करना क्या कहलाता है? यानी आप लिख सकते हैं कपास के बिनौले से, बिनौले कहें या बीज से रुई को अलग करना, रुई को अलग करना क्या कहलाता है? तो कपास का ओटना कहलाता है। कपास का ओटना कहलाता है। इस चीज़ को आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं अब हम लोग कुछ जैसे कि जूट, पिछली बार जो टीआरई एग्जामों में पूछे गए थे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। आप टीआरई एग्जामों के क्वेश्चन देख लीजिए। 2 में ले लीजिए, 2 में ले लीजिए, 2.0 में, साथ ही साथ 3.0 में ले लीजिए। यहाँ से दोनों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं पटसन तंतु को यानी पटसन के तंतु को पटसन के पौधे से के तने से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछता है कि जूट पटसन के किससे प्राप्त किया जाता है? तो पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम राज्य में होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 से 5 राज्य दे देगा, जैसे कि पहले में दे देगा पश्चिम बंगाल, फिर बिहार दे देगा, फिर असम दे देगा, कोई एक पूर्ववर्ती राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश। अब इनमें से पूछ लेगा किस राज्य में पटसन की खेती नहीं होती या जूट की खेती नहीं होती। तो आप लोग बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में नहीं होता, किन राज्यों में होती है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम राज्य में होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामों में मिलेंगे। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 3 में, टीआरई
3 में जो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप देख लीजिए प्रीवियस पेपर उठा के पूछा गया था कि पटसन या जूट भारत के बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में होता था, तो उसका आंसर था कटिहार जिले में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया, तो आप इस चीज़ को नोट करते चलिए। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा जिलों में जो सर्वाधिक मात्रा में पटसन होता है। तो इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अब वही बात करें वस्त्र बनाने में, पहले इन्हें तंतुओं को धागों में परिवर्तन कर लिया जाता है, फिर ऐसा कताई, फिर बुनाई, ये सारी बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो अगर बात करें जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन पूछता है जो कि केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी पूछता है, आप लिखना चाहें केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय करकी रेशा अनुसंधान संस्थान, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो कि रिलेटेड है पटसन से, तो इस वजह से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये पूछ सकता है तो यहाँ से भी बन सकता है। कहाँ पे है संस्थान, तो ये बैरकपुर में है। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल पे। केंद्रीय पटसन एवं बात करें संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बैरकपुर में है। किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यानी इसको जो इंग्लिश में कहते हैं तो क्रिजप के नाम से आप जानते होंगे, क्रिजप के नाम से इसको जानते हैं। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में होती है। तो इस चीज़ को भी आप एग्जाम में पूछता है तो लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बात करें जैसे कि बैरकपुर आया, तो अब बैरकपुर से आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि बैरकपुर 1857 की क्रांति से संबंधित था। 1857 की क्रांति से संबंधित क्या था कि 34वीं इन्फेंट्री के जो कि मंगल पांडे थे, उन्होंने अप्रैल में, कब 29 अप्रैल को वहाँ पर विद्रोह कर दिया था और सार्जेंट की जो कि वहाँ पर हत्या कर गोली मार करके हत्या कर दी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे बैरकपुर आ गया तो बैरकपुर से तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 1857 की क्रांति भी बैरकपुर से संबंधित थी। कब हुई थी, तो 29 अप्रैल को शुरुआत हुई थी। इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिएगा कि साथ साथ रिलेट कर लीजिए करिए, जिससे कि आपका बेहतरीन रिवीजन भी होता जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। तो हमने देखा कि जो पटसन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। अब वहीं आप देखते हैं कि रेशा और धागा बनाने की कताई प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कताई कहते हैं। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रेशा से धागा बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया, तकली का और चरखा का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो यही पूछता है। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कताई कहलाती है। कताई के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो तकली। साथ ही साथ अगर बात करें चरखा, ये दो जो कि यंत्र कताई के लिए प्रयोग किए। इन चीज़ों को भी आप कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपने देखा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में लोग इसकी चरखा को चलाने के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उनके हाथ में कटे हुए धागे या बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन से मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो ये चीज़ें भी लेकिन आप एक मोटा याद करिएगा कि तकली, रेशे से धागे बनाने के लिए तकली का और चरखे का प्रयोग किया जाता है। धागे से वस्त्र बनाने के लिए बहुत सारी विधियाँ, जैसे बुनाई विधि हो गई। अगर बुनाई विधि की बात करें तो आप देखते होंगे प्रायः दरी, जूट, बोरा, इन सब का किसका है, तो बुनाई के माध्यम से यह चटाई के प्रयोग किया जाता है। चटाई के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो ताड़, नारियल, खजूर की पत्तियों को लेकर के ये बुना जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगर बंधाई की बात करें तो आपको बहुत सारी बुनाई और बंधाई अलग अलग वस्तु के निर्माण या अलग अलग वस्तु के लिए तैयार करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है। वस्त्रों के इतिहास के बारे में बात करें तो आप देखे होंगे कि आदिकाल में मनुष्य क्या होता था कि मतलब जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य था, खाना बदोश था और वस्त्रों को नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया नव पाषाण काल में, जब मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा,
साथ ही साथ स्थायी निवास हो गया। तब उसमें क्या कि छाल वगैरह पहनने, पेड़ों की छालें पहनने लगा। धीरे 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 ऐसे विकास होता गया। फिर मनुष्य ने धीरे धीरे कपड़ों का निर्माण किया। आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में आएंगे तो कपड़े यूज होने लगा था, तो कुछ अवशेष भी मिले थे आपके सिंधु सभ्यता में, तो वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। अब बात करें जैसे कि यहाँ से संबंधित क्या, यानी मेन जो कोई इसका निष्कर्ष क्या है, क्या क्या चीज़ें जो यहाँ इस चैप्टर में आपको देखने को मिली थी। तो अगर बात करें तो वस्त्र सामग्री विविधता में होती हैं, जैसे कुछ सूती होते हैं, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। तो हमने बात की थी कि कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो सूती होते हैं, कुछ ऊनी होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, कुछ पॉलिस्टर होते हैं। वस्त्र से धागा बनने के लिए जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, तो वस्त्र हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था। तंतु या प्राकृतिक होते हैं या मानव निर्मित होते हैं। तो रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ मानव निर्मित तंतुओं के उदाहरण है। रुई और जूट पादप तंतुओं से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए 2 यंत्र में बताया था आपको, तकली, साथ ही साथ जो दूसरा बताया था वो चरखा। अगर आपने नोट किया होगा तो ये चीज़ें आपको दिमाग में एकदम से क्लियर हो रही। धागों को बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। अब क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो अब यहाँ से कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित तंतुओं को अलग कीजिए। तो प्राकृतिक तंत्र में ऊन हो गया, रुई हो गया, रेशम हो गया और पटसन हो गया। मानव निर्मित में हमने पढ़ा था नायलॉन और एलिस्टर, साथ ही पॉलिस्टर। ये क्या थे? तो ये मानव निर्मित तंतु थे। तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सही है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। जूट नारियल के बाहरी आवरण होता है, गलत है। अगर बात करें रुई से बिनौले हटाने की क्रिया ओटोना कहते, सही है। धागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सही है। रेशमी तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु पादप के तने से प्राप्त होते हैं। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, गलत है, क्योंकि पॉलिस्टर एक मानव निर्मित तंतु है। अब अगर बात करें कुछ प्रश्नों के विकल्पों के बारे में, वैसे वस्त्र जिन्हें पादप जंतुओं से प्राप्त होते प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। मानव निर्मित तंतु एलिस्टर, पॉलिस्टर, नायलॉन हो गया। अगर बात करें और कौन सा है, तो पॉलिस्टर और नायलॉन दोनों मानव निर्मित तंतु हैं। बिहार के यही क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को टीआरई आप देख लीजिए, टीआरई 3.0 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। तो अगर बात करें तो सर्वाधिक पूछा था, हालांकि उसमें निम्न नहीं पूछा था, सर्वाधिक पूछा गया था। तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा सभी में उगाया गया था, तो इसका तो उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पूछा था तो कटिहार में उगाया जाता है। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था। धागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ बुनाई और बंधाई कहलाती हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम पूछते हैं वो भी चीज़ें सब क्लियर हुई होंगी। तो आई होप कि जितने भी यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उनको सबको हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।